5 ही साल अवधि रहेगी विधानसभा और लोकसभा की, इसलिए इसमें ना घबराओगे, अब 3 साल वाली हो जाएगी। जो एमएलए चुना जाएगा वो 5 साल तनख्वाह लेगा, जो एमपी चुना जाएगा वो भी 5 साल लेगा, वन नेशन वन इलेक्शन हो तो भी, इसलिए इसमें ना घबराओ। विजय भाई ने कही कि ग्रामीण साक्षरता दर कितनी, अरे मेरे भाई 1952 में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी? तब देश चुन रहा था ना, विधायक और सांसद एक साथ। तब क्या था? तब समझदार लोग नहीं थे। 67 में राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल जी के बीच में एक समझौता हुआ तो संवित सरकारें बनी। तब देश मूर्ख था। और मैं तो भाई इस बात से कभी पक्ष में नहीं खड़ा होता जो बात समाजवादी पार्टी आज कह रही है। मुझे स्मरण आता है कि जयप्रकाश जी ने इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी। इंदिरा गांधी ने भी ऐसी टिप्पणी कर दी थी देश के लोगों पर जैसी आजकल सफाई कर रहे हैं अमिताभ जी। तो इंदिरा गांधी ने, जयप्रकाश जी ने लिखा था कि इंदिरा जी, भारत का आदमी स्कूल नहीं गया हो ये बात तो है, लेकिन उसके पास विवेक है और वो जानता है सत्ता कैसे चुनी जाती है। ये बात जेपी कह के गए थे। अब हो सकता है जेपी समाजवादी पार्टी के आज के कार्यकर्ताओं से कम समझदार हो तो अलग बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर स्वीकार करना चाहिए। ये भारत की सामूहिक प्रतिभा, मेधा और क्षमता पर आप आरोप लगाते। आप ये बताना चाह रहे हैं कि लल्लू हैं लोग, तो आप जागरूक करो ना। कोई पुलिस ने प्रतिबंध लगाया जागरूक करने पर? कल से समाजवादी पार्टी हर घर घर जाए और जागरूक करे लोगों को। 34 तक तो बहुत जागरूक हो जाएंगे सब लोग। जब चुनाव नहीं है अभी तो खाली है, तो लड़िए, जागरूक करिए। क्या समस्या है इसमें? लेकिन ननकू और रज्जाक भी जानते हैं किसको चुनना है। भारत की इस प्रतिभा पर मैं आक्षेप सहन नहीं कर सकता। भारत की सामूहिक क्षमता पर आक्षेप लगाने का अधिकार किसी दल को नहीं, किसी नेता को नहीं, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा दल हो। हम कहते जनता ही जनार्दन है। अब वो लोग बता रहे कि नहीं 30% तो लल्लू है, वो क्या चुन पाएंगे? ऐसा नहीं, ये तर्क ठीक नहीं। इसी देश ने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया था, विजय राठी आपको याद ही होगा क्या? इसी जनता ने सपा को 5 सीटें जिताई 2 लोकसभा चुनाव में, और तीसरे में 37 जिता दी, इसी देश ने। आप उसकी समझ पर सवाल उठा रहे हो। ये भाव ठीक नहीं, ये भाषा भी ठीक नहीं। प्रशांत पटेल जी, बहुत सारी चीजें प्रतीक्षा उसमें डाल दी आपने, नहीं? सारी ट्रेनों के यात्री प्रतीक्षा घर में बैठे हैं क्या? आपको नहीं लगता कि इससे जनता में अधीरता बढ़ती है? और खासतौर पर जो विषय आपके राजनीतिक प्रतिबद्धता के रहे हों किसी भी पार्टी के, जिसमें जिसको हम लोग पॉलिटिकल कमिटमेंट बोलते हैं, वो विषय तो देश की जेपीसी में चला जाता है। ये जेपीसी क्या लाई? अमिताभ तिवारी, मैं सही कह रहा हूं ना? एक देश एक कानून, ए समान आचार संहिता, ये विषय को जेपीसी का बचा? जब से जनसंघ बना तब से लेके उसके इस घोषणा का विषय है। अयोध्या, 370, जिन विषयों पर जनता वोट दे चुकी होती है, क्या उनको फिर वो जिग घुमाना जरूरी है? प्रशांत पटेल जी, देखिए, जहां तक एक देश से एक चुनाव का जो प्रश्न है, इसमें उसके पीछे भी कई सारी प्रक्रिया है, जनगणना है, परसीमन है। परसीमन में भी कुछ समय लगेगा, और ये चूंकि 370 की तरह ऐसा मुद्दा नहीं खाली एक राज्य का मुद्दा हो, ये देश के सभी नागरिकों से, देश के जो 140 करोड़ नागरिकों से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए इसको जेपीसी में भेजने का निर्णय किया गया है कि सभी का जो कंसर्न है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का, जो देश के सभी नागरिकों का कंसर्न उसमें आ जाए। अगर कुछ उसमें अमेंडमेंट करना हो तो भी आ जाए। अगर शीघ्रता में भी अगर पास किया जाता तो ये भी फिर आरोप लगते कि आपने जल्दबाजी कर दी। लेकिन ये सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए इस पे समय लिया जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई से डिले वाली बात है। और जब अगर 10 साल का समय अभी है, 34 में लागू होगा, तो सभी दलों को स्वागत करना चाहिए। अभी क्यों इतनी हड़बड़ी दिखा रहे हैं? और अगर उनको चुनाव जीतना होगा तो ऐसे भी जीतेंगे। जब अलग अलग चुनाव हो रहे हैं तब भी समाजवादी पार्टी यहाँ पे हार जाती है,
जहाँ अगर एक होते हैं, अगर एक साथ होते हैं तब भी वहाँ पे बीजू जनता दल जीत जाती है, जगन की पार्टी जीत जाती है। तो इस तरह की बातें जो करना बेईमानी है। और जो लिटरेसी रेट की बात आई तो ये 2011 के आंकड़े हैं 74% के। आज 2024 चल रहा है, 13 साल में देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, राज्य सरकारों द्वारा भी, सभी राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा भी। तो निश्चित तौर पर अगर अब आज के जो आंकड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में 84-85% से कम लिटरेसी रेट होगी। और जब ये एक देश एक चुनाव 34 में होंगे तब तक तो 2 जनगणना और हो जाएंगी, तो शायद हो सकता है कि 95% तक लिटरेसी हो जाए। और आज आजादी के 75 साल बाद लोगों को ये समझना है, देश की जनता को मूर्ख समझना कि नहीं, वो समझदार नहीं है, उनको अगर ये नहीं जानकारी कि विधायक का काम क्या होता है, सांसद का काम क्या होता है, तो उन ऐसे दलों को अपने स्वयं को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि अगर वो समझते हैं कि हम ही खाली बुद्धिमान है, देश की जनता मूर्ख है, देश की जनता मूर्ख नहीं है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, घर घर में स्मार्टफोन है, कोई ऐसा घर ही शायद होगा, तो सभी को पता है कि उनके अधिकार क्या है, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना, विधायक का क्या काम है, लोकसभा जो सांसद है उसका काम क्या काम है। तो इस पर ये तो इस तरह की सारी जो बातें हैं ये मैं समझता हूँ बेमानी है। जी। अमिताभ तिवारी, आपको क्या लगता है कि क्या भारत का मतदाता इतना परिपक्व नहीं हो पाया कि वो समझ पाए कि ये आदमी नगर पालिका के लिए चुन रहे हैं, ये जिला पंचायत के लिए चुन रहे हैं, ये विधायक बनेगा, ये एमपी बनेगा? देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, द वोटर इज ऑलवेज अहेड ऑफ अस। तो वो सारे लीडर्स, पार्टीज, हम और आप, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, सबसे आगे है वोटर। उसकी ठीक कह रहे हैं, परिपक्वता पे बिल्कुल। मुझे लगता है कभी भी कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। और अलग अलग राज्यों में हमने देखा है कि किस तरह से विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में, अब इसी बार देख लीजिए, एक चुनाव लोकसभा में समाजवादी पार्टी, जो जैसा आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, 5-5 सीटें जीत रही थी, 37 सीट जीत करके आ गई। तो जनता जनार्दन है, और उसके मैंडेट को हम सबको सम्मान करना चाहिए और सर झुका करके उसका जो नतीजा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। भारत में बड़ी भारी दिक्कत क्या है ना, कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में संभल पर बहस हो रही थी। अमिताभ तिवारी, आपके लिए विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें सपा के इकबाल महमूद 7 बार के एमएलए हैं, ये नहीं कि कोई लड़के हैं, क्या मंत्री रह चुके। उन्होंने कहा कि भाई कुंदरकी से रामवीर कैसे जीत गया? 65% मुसलमान है, रामवीर तो जीत ही नहीं सकता, इसका मतलब लूट के जीता है वोट। क्या संविधान में कहीं ऐसा लिखा है कि जहां मुसलमान 51% होगा वहां हिंदू नहीं जीत सकता, या जहां हिंदू 51% होगा वहां से मुसलमान नहीं जीत सकता? ऐसा लिखा है क्या कहीं? नहीं ना। और मजे की बात, सपा में से किसी ने खंडन भी नहीं किया इस बात का। माता बाबा थे वहां, उनको करना चाहिए था खंडन, बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने दुनिया देखी है, उनको कहना चाहिए था ये नॉनसेंस बात है। किसी बात है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके से जीतकर आए लोकसभा में कि नहीं आए? खुर्शीद आलम फरुखाबाद से सांसद रहे, एक ही बार चुने गए। सलमान एक बार रहे, फरुखाबाद में मुसलमान है क्या 51%? कैसी बात? मतलब जहां मुसलमान 51% है वहां हिंदू जीत जाएगा तो समाजवादी पार्टी चुनाव को अवैध घोषित कर देगी अपनी पार्टी में, कहीं ना ये फर्जी चुनाव है। क्यों? बोले मुसलमान वोट दे नहीं सकता हिंदू। गजब, क्या करना चाहते हो अरविंद जी? ये धारणा मुझे कल रघुराज प्रताप ने इस विषय को उठाया और विस्तार से उठाया उन्होंने, राजा भैया ने, और उन्होंने कहा अगर यही सच है तो इसी पर कानून बन जाए। जो जीत के आया विधायक उसको आप लुटेरा कर रहे हो। क्यों? तर्क क्या है? बोले 65% मुसलमान था, हिंदू कैसे जीत जाएगा? अरविंद जी, देखिए, आपने भारत की संविधान की बात कही। संविधान तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता है, संविधान भारत के लोग की बात करता है, भारत के जन की बात करता है। और जब वोट होता है तो वो गुप्त मतदान है, वहां पता नहीं चलता है कि हिंदू किसको दे रहा है, मुसलमान किसको दे रहा है, दलित किसको दे रहा है। फाइनल जब काउंटिंग होती है तो पता चलता है कौन जीता और हारा। और जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और संविधान में विश्वास करते हैं, उनका धर्म बनता है कि जो जीतता है उसको धन्यवाद ज्ञापित करे और जनता के निर्णय को स्वीकार करे। लेकिन यह कहना कि मुसलमान है इसलिए समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा, कोई और नहीं जीत सकता है,
ये इनके मानसिकता को भी दर्शाता है और वहां के मतदाताओं का भी अपमान करता है। और एक तरह से ये सांप्रदायिक बयान है। भारत के राजनीति में सांप्रदायिकता वर्जित है और ये खुलेआम सांप्रदायिक बयान। ठीक, मुझे लगता विजय है राठी इसकी जी, जितनी भी यही प्रश्न है वो कि इतना सीनियर आदमी सदन में खड़ा, मंत्री रहा है 2 बार, 9 बार 7 बार विधायक रहा, वो आदमी कह रहा है कि कुदरकी से कैसे जीत जाएगा ठाकुर रामवीर, वहां तो 65% मुसलमान है, इसका मतलब लूट हुई है वोट की। मतलब जहां मुसलमान 65% है वहां मुसलमान ही जीतेगा, वो भी साइकिल से, कोई दूसरा जीत जाएगा तो इसको इनवैलिड घोषित कर देंगे। जी देखिए अमिताभ जी, ऐसा मैं इस बात का भी जवाब दूंगा, लेकिन हो सकता है बोलते बोलते आप दरअसल में क्या है टाइम थोड़ा काट देते हैं तो जवाब ना दे पाए, लेकिन कुछ प्रश्न पहले खड़े हैं जिनका मैं जवाब दे दूं। देखिए बार बार आपकी बातों से भी ये झलका मुझे, और उधर राजनीतिक विश्लेषक जी बोल रहे थे, उस तरह का बताने की कोशिश कर रहे हैं हमें कि मतदाताओं को सूझबूझ नहीं है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। देखिए मतदाता को सूझबूझ है, लेकिन आप मतदाता को ऐसा क्यों मानते हैं कि जो किसान है मजदूर है उसी को चढ़ाएंगे आप? उसके सामने 10 कैंडिडेट ला करके 50 पार्टियों के 50 उससे कहेंगे यार आप तो बड़े समझदार हैं, आप तो समझ सकते हैं खुद के लिए, मतलब बढ़िया बढ़िया, और उसके लिए सारी हार्ड चीजें, उसको सिर्फ ये चढ़ाएंगे कि नहीं आप तो कर सकते हैं बड़ा मजबूत। जब उसका पैसा देना होगा गन्ने का तो कुछ नहीं, जब उस पर लाठियां चलनी होगी कुछ नहीं। और ये मैं बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी लोग कैसे, खुद अपना बढ़िया मफलर डाला, जैकेट पहनी और पीछे किताब रखी, पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन किसान को कहेंगे यार तू तो धोती में ही बढ़िया लगता, तू तो किसान है ही नहीं अगर तूने कोट जैकेट पहन ली। ये वो सोच वाले लोग हैं, ये ऐसे ढांचे में उसको रखना चाहते, मतलब उनके लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड बनाना और फिर ये कहना कि भाई आप तो परिपक्व है करिए। मतलब उनके लिए क्या चीजें सिंपल नहीं हो सकती क्या? उनके लिए वो जब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, उनके लिए अगर चुनाव बार बार हो तो पैसे का खर्च, और अपना प्रधानमंत्री जी 8,000 10,000 करोड़ के विमान में घूमे, कपड़े बदल के 10 लाख का सूट पहने, उधर जो राजनीतिक विश्लेषक है वो बढ़िया जैकेट पहन के घूमे, और उनके लिए किसानों के लिए पैसे खर्च चुनाव में। ये कौन सा दोहरा मापदंड है अमिताभ जी? पेट्रोल पंप पे एडवर्टाइजमेंट में हजारों आपको क्या समस्या है? वो जैकेट पहने चाहे कोट पहने, आप अपनी पहनो। अभी दो चीजें बोल लूं फिर आप ही बोलिएगा। अभी पटेल जी ने बोला जनगणना, अरे जनगणना की बात आप करते हो, आप तो जनगणना करा ही नहीं पाए जब से सरकार आपकी है। हम तो जाति जनगणना पे टिके हैं कि हमें पता चल जाए हम कितने, हमारा हक मिल जाए, आप जाति जनगणना की बात करें। और अमिताभ जी लास्ट में आपके सवाल का जवाब, आप बार बार ये बोलते हैं कि 1952 में जब चुनाव हुआ 51-52 में, तो क्या वो लोग समझदार नहीं थे? देखिए आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 1951-52 में स्टार्टिंग पॉइंट 0 था, वो स्टार्टिंग लाइन थी, वहां से कोई टेन्योर नहीं था राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, 0 से शुरू हुआ, 52 चला, 55, देखिए 1951-52 से 55 चला, 62 चला, 67 चला, उसके बाद जब बिहार में सरकार गिरी, अब कैसे आप 5 साल रखेंगे? तो जब सरकारें गिरती गई, बनती गई, तभी तो चुनाव इस तरीके से हुए कि कभी राज्य में हुआ, कभी ये वाला हुआ, वहां से चीजें शुरू हुई। लेकिन आपने हमेशा इस बात को बोला है कि कैसे 1951, भाई वो स्टार्टिंग पॉइंट था, अब आगे आप स्टार्टिंग पॉइंट 1 लगा दीजिए, कैसे लगाएंगे? कोई सरकार 5 साल के लिए उसको आप कैसे पहले गिराएंगे? या अगर कोई सरकार गिर गई तो क्या आप 5 साल राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? इसलिए टेक्निकली फिजिबल नहीं है। और जहां तक इकोनॉमिकली वायबिलिटी की आप बात करते हैं, तो किसानों पे इसको डालते हैं कि देखिए पैसा खर्च कम होगा। अरे नेताओं की जेब से निकालिए ना, बीजेपी का ये हजारों हजार लाखों करोड़ का जो पीएम केयर विषय से भटक रहे हैं, आगे बात आगे, अब रुकना होगा। किसान का लेना देना इसमें नहीं, किसान भी वोट डालेगा, मास्टर भी वोट डालेगा, व्यापारी भी वोट डालेगा, इसलिए किसान किसान कह के इसको ऐसा मत करो, किसान आंदोलन थोड़ी शुरू हो रहा है यार, अजब बात है। किसान भी वोट डालेगा, मजदूर भी वोट डालेगा भैया, ब्राह्मण भी वोट डालेगा, यादव भी वोट डालेगा, मुसलमान भी, हिंदू भी, इसको घेराघारी ना करो, ये सब फर्जी बातें। बोलो किसान किसान किसान, किसान का क्या मतलब इससे? सब वोट डालते हैं। और कहा गया कि उसके लिए टफ पर्चा दे रहे हो, अपना सरल सरल क्वेश्चन कर रहे हो। उड़ीसा में 2-3 दफा लोकसभा विधानसभा 7 चुनाव हुए, उड़ीसा में आदिवासियों को समझ नहीं आई ईवीएम, आई ना, वोट दिया ना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ममता बनर्जी, इनको समझ नहीं आई वहां के लोगों को। यार क्या चाहते हो? अब किसान लाख खड़ा कर दिया, बोले किसान के लिए खिलाफ। अभी तक हम यही से निपट रहे थे कि मुसलमान के खिलाफ है ये विधेयक, अब बता दिया किसान के खिलाफ है। लो, क्या कर रहे हो?
कल कोई आ जाएगा कहेगा मास्टरों के खिलाफ है, परसों कोई खड़ा हो जाएगा बोले वन नेशन वन इलेक्शन वकीलों के खिलाफ है, तीसरे चौथे दिन कोई आएगा कहेगा पुजारियों के खिलाफ है, पांचवें दिन कोई कहेगा इमामों के खिलाफ है। क्या यार, ऐसा ना करो भाई, कुछ तो रहम करो। चुनाव सबके लिए होता मेरे भाई, और जीत हार भी सबकी होगी। प्रशांत पटेल जी, आपने चिंताएं सुनी विपक्ष की, वो करे किसानों के खिलाफ भी है। अभी तक मसला था दलित, पिछड़े और आदिवासी और मुसलमान के खिलाफ है, अब किसान भी इसमें आ गया कि भाई किसान के खिलाफ भी है मामला। देखिए, ये दोहरे रवैये की बात कर रहे हैं, किसान ये पहन रहा है वो पहन रहा है। अगर दोहरे रवैये की बात तो समाजवादी पार्टी भी का भी था। मुलायम सिंह जी संसद में बोलते थे कि अंग्रेजी को बंद किया जाए, हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। अपने बेटे को उन्होंने मैसूर भेजा इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए, उसका तो ऑस्ट्रेलिया भेजा। अब आज अखिलेश यादव जी हैं, मुसलमान बच्चों को पत्थर पकड़ाते हैं कि भाई मदरसा चलता रहे, पत्थरबाजी होती रहे। उनके बच्चे जो है वहाँ लंदन में पढ़ रहे हैं, लंदन में उनका होटल भी है। तो दोहरा रवैया तो समाजवादी पार्टी का रहा है। और 67 में बिहार में सरकारें गिरदी नहीं प्रारंभ हुई। नंबूदरी पाल जी की सरकार जो केरला में सबसे पहले नेहरू जी ने बर्खास्त की, उसके बाद इंदिरा जी ने रिकॉर्ड बनाया सरकारें बर्खास्त करने का। कोई सरकार कोई ऐसा थोड़ा कि रेत का टीला कि अपने आप गिर गया। इन लोगों ने बर्खास्त कर किए सरकारें, नेहरू जी ने इंदिरा जी ने तो बिल्कुल रिकॉर्ड ही बनाया, सतत पूरा कर दिया सरकारें बर्खास्त करने का, 356 धारा अनुच्छेद जो है उपयोग करने का। इसलिए वो व्यवस्था है, अगर कोई व्यवस्था संविधान में गड़बड़ा गई है तो संविधान में तो प्रोविजन है उस चीज को ठीक किया जाए। उसी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अमेंडमेंट करके उस व्यवस्था को दोबारा लागू किया गया। आज संविधान में 130 बार के लगभग संशोधन हो चुके हैं ना। हमारे महान संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था दी थी कि अगर चीजें आगे जो हैं, अगर कुछ गड़बड़ होती तो उसको दोबारा ठीक किया जाए। तो जो जीरो से स्टार्ट हुई थी 1952 में, अब अगर समय आया है कि चीजें गड़बड़ हो गई थी, अलग अलग हो रही थी, उसको दोबारा ठीक किया जाए। इसमें कौन सी आपत्ति वाली बात है?